क्या मित्रों, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल। तो हमारी एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रही थी और उसी के तहत हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 9 क्लास 8 एनसीईआरटी जन सुविधाएं चैप्टर। इसके तहत हम देखो, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में भी योजनाओं से ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर हमारे सेकेंड पेपर में। तो आज हम जिन चीजों की बात करेंगे वो जन सुविधाएं। अब जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन मीन्स लोगों के लिए जो सुविधाएं सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं उन्हें हम जन सुविधाएं कहते हैं। जैसे अमू और कुमार चेन्नई से एक बस से सफर कर रहे हैं, शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए जल सुविधाओं को देखते हैं। अब जल सुविधाएं जैसे हाल ही में जल जीवन मिशन आया, जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, ये वर्तमान में चल रहे हैं। इनके माध्यम से क्या करना है कि नल के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। क्यों? क्योंकि स्वच्छ जल के अभाव में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उपलब्ध हो जाए, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। हाल फिलहाल में मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट शेयर करी थी जिसके माध्यम से बताया गया था कि लगभग अभी 75% लोगों को ही स्वच्छ जल उपलब्ध है, बाकी 25% लोगों को अभी उपलब्ध नहीं है। और ये स्थिति भयावह कहाँ है? जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है वहां पर स्थिति और ज्यादा गंभीर है। देखो, पानी की लाइन के लिए पहले कैसे लगा जाता था, वर्तमान में इंडिया मार्ग का नल है ना, तो ये सारी चीजों के माध्यम से क्या किया गया। अब जैसे यहाँ पर देखो, वो वाटर टैंक आया है, इसके माध्यम से लोगों को जल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वर्तमान में कैसे क्या किया जाएगा, कैसे सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। जैसे एक कहानी है, चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई में अन्नागार में रहते हैं और भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खास आकर्षक है। यानी श्री राम गोपाल जिन एरिया में रहते हैं या जो उनको आवाज दिया गया है वहां पर पानी का छिड़काव, फव्वारे वगैरह लगे होंगे, जिसके माध्यम से क्या होता है कि वो उनका जो एरिया है वो बहुत खास आकर्षक रखता है। हरे भरे पेड़ पौधे हैं। यहाँ के नलों में 24 आवर्स पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में एक परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं, फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। अब आला सरकारी अफसर हैं तो उनके लिए तो हो ही जाएगा। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका से 2 दिन से एक बार पानी उपलब्ध कराती है। यानी जहां जहां पानी की दिक्कत है वहां नगर पालिका, ठीक है, नगर निगम या नगर पंचायत, ये सब क्या करते हैं, पानी के टैंक उपलब्ध कराते हैं। ये सब पानी के टैंक उपलब्ध कराते हैं लोगों के पीने के लिए। लेकिन हाँ, पर डे नहीं, कभी कभार कैसे होता है 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराते हैं। कुछ लोगों की जरूरत जो होती है, निजी बोरवेल जो ट्यूबवेल वगैरह करा रखे होंगे, जो भी समरसेबल पंप वगैरह होंगे या कुएं होंगे, उनके माध्यम से पूरी कर लेते हैं। लेकिन बोरवेल का पानी क्या है, खारा है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कामों के लिए टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है। खरीद के लिए उन्हें 500 से 600 रुपए पर माह खर्च करने पड़ते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं, वाटर प्यूरिफायर वगैरह, है ना। तो देखो, एक दूसरा है, मकान में सिवा पहली मंजिल पर किराए पर रहता है, उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। तो 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए सीवा के बाजार से पानी की बोतलें खरीदनी है। अब एक बोतल कितने की मिलती है? 20 रुपए की कम से कम। पद्मा घरेलू नौकरानी है। तो इसी तरह सबकी एक कहानी दी गई है कि जो हमारी जलापूर्ति है, जो हम पानी बचाने की बात करते हैं तो क्यों करते हैं भाई? जिन एरियाज में पानी की उपलब्धता बेहतर है वहां पर क्या होता है, ठीक से, यानी नहाने के लिए लोग कम से कम 40-50 लीटर पानी बर्बाद करते हैं, है ना। साफ सफाई के लिए कम से कम 150 लीटर। और जिन एरियाज में पानी की कमी है, जैसे सूरत चले जाओ, वहां पर पीने वाले पानी की कमी है, ठीक है, क्योंकि बाकी पानी जो आता है वो खारा पानी होता है, उसको हम पी नहीं सकते। तो उसके लिए हमें मीठा वाटर लेना पड़ता है। और मीठा वाटर लेने के लिए आपको कुछ दूरी, है ना, वहीं पर तय करना पड़ेगा। अब तो ज्यादातर व्यवस्था हो गई है कि आपके घर में पानी डिलीवर हो जाता है। लेकिन क्या हर जगह ऐसी स्थिति है? या गरीब व्यक्ति है, जो आम आदमी है, वो क्या पानी खरीद सकता है, परचेज कर सकता है?
तो गंदा पानी पीने के लिए क्या है, उसके लिए गंदा पानी है भाई, पैसा नहीं है तो क्या करेगा। तो क्या यहाँ पर समानता है? क्या ये जो आपके अनुभव हैं या आपके यहाँ पर पानी की कमी है या आप पानी बर्बाद करते हैं, तो उनसे इनमें क्या अंतर आया? ठीक है, जहां पर पानी की व्यवस्था है और जहां पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसमें अंतर आता है। तो उसी तरह दूसरी कहानी दी गई है, 30 झुग्गियों के लिए कोने में ही एक नल है और इस नल से रोज 20 मिनट के लिए बोरवेल में पानी आता है। एक परिवार के ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। पानी वो लोग नहाने धोने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मियों के सीजन में पानी और कम हो जाता होगा। तो ये व्यवस्था है। तो इसीलिए क्या करना है आपको, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, उसी तरह पानी बचाओ वो भी करना आवश्यक है, क्योंकि पानी नहीं होगा, क्योंकि जीवन का अधिकार है स्वच्छ पानी। अब जैसे आर्टिकल 21 हम पढ़ते हैं जीवन के अधिकार के रूप में, आर्टिकल 21 के स्वच्छ जल, ठीक है, स्वच्छ वातावरण, ये सारी चीजें किसके, स्वच्छ हवा, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि हमें अपने लोगों के लिए, भाई इसीलिए हम सरकार का चुनाव करते हैं। सरकार का चुनाव हम सिर्फ डांडिया खेलने के लिए थोड़ी करते हैं। सरकार का चुनाव हम इसलिए करते हैं कि सरकार जो हमारी दैनिक असुविधाएं हैं उनको सुविधा में तब्दील करे। जैसे हमें यात्रा करनी है तो सरकार बसों की व्यवस्था करे। जैसे हमें स्वास्थ्य बीमारियां ज्यादा हैं तो सरकार क्या करे, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करे, उसमें मेडिसिन की व्यवस्था करे, है ना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। पानी की कमी है तो पानी उपलब्ध कराए। तो जीवन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। यानी जो पानी से रिलेटेड जो भी, चाहे मलेरिया हो, फीवर हो, दस्त हो, हैजा हो, पेचिस हो, ये सारी बीमारियां पानी की कमी के कारण होती हैं। तो इनको दूर करने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए। और स्वच्छ जल तभी मिलेगा जब क्या होगा, या तो सरकार मुहैया कराए या फिर जमीन में ही इतना जल हो, स्वच्छ हो। तो दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं कहाँ, हमारे देश में। क्यों? क्योंकि गंदा पानी है। उनमें इसका काफी ऊपर है। पानी संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से अधिक भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं और इनमें सबसे ज्यादा मौत होती है बच्चों की। ठीक है, सबसे ज्यादा मौत किसकी होती है, बच्चों की होती है। उनमें से ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो मौतों को रोका जा सकता है। इसीलिए सरकार ने अमृत मिशन, अमृत मिशन, जल जीवन मिशन, ये मिशन चला रही है, जिसके माध्यम से क्या है, नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है, आर्टिकल 29 स्वतंत्रता का अधिकार के तहत ये आता है। इसके अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। भाई आपकी हवा पानी बंद कर दिया जाएगा तो आपका जीवन का अधिकार कैसे न सही से रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसी तरह पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, क्योंकि आपको अगर एक बेहतरीन जीवन जीना है, स्वच्छ जीवन जीना है, सम्मानित जीवन जीना है, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी पूर्ति आपको होनी चाहिए। बात समझ में आई ना? तो जल के अधिकार का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त सुरक्षित जल मिलना। ठीक है, और उन तक सस्ती पहुंच हो। यानी अगर पैसा भी देने देने पर मिल रहा है आपको पानी, तो सस्ते रूप में मिले, इतना महंगा ना मिले जैसे 20 रुपए की बोतल। आ गई बात समझ में? इसके अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और इसको कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, अपने जजमेंट में इसको दोहराया है बार बार। चाहे वो स्वच्छ वातावरण हो, है ना, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, स्वच्छ हवा के बारे में हो, तो वो बार बार अपने अपने किसी न किसी डिसीजन में, जहां पर आर्टिकल 21 से रिलेटेड कोई भी मामला आता है, तो इसको दोहराता रहता है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी मिले। कम ज्यादा नहीं, पर्याप्त मात्रा में, ना तो बहुत अधिक ना तो बहुत कम। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। जैसे सार्वभौमिक मताधिकार है ना, कि कोई भी 18 वर्ष के ऊपर हो जाएगा, अगर मत डालने के योग्य है तो उसको मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उसी तरह सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, यानी सभी लोगों को समान पहुंच होनी चाहिए। यहाँ पर तो समानता होनी ही चाहिए। लेकिन क्या है समानता? आप विदर्भ वाले हिस्से में देख लें,
या जहां पर सूखा पड़ता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी की कमी है। कई राज्य सरकारें आपस में पानी के विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या कहना है? जल के अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और स्वीकार्य भौतिक रूप से पहुंच के भीतर सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमों में कहा गया है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। यानी आर्टिकल 21 के तहत आप इसको, जैसे विवाह का अधिकार, अपनी मन पसंद की शादी करने का अधिकार क्या है? आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स है। अगर आप इस योग्य हैं, आप 21 वर्ष से ऊपर हैं, लड़की 18 वर्ष से ऊपर है, तो वो क्या है? उसका फंडामेंटल राइट्स है कि अपने जीवन साथी को चुन सकती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 21 के तहत, और यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो आपको यही बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सीखनी है। अगर ये बेसिक चीजें आप सीख लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है, चाहे आप मेंस आप लिखना चाहें या प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए। बात समझ में आ गई? अब 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी की गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया। यानी किसान ने एक पत्र भेजा होगा, क्योंकि टीआईएल पत्र के माध्यम से भी स्वीकार करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो दोहराया कि पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी, कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा को विषैले रसायन छोड़ रही है। काफी जगहों पर जहां फैक्ट्री एरिया होते हैं वहां पर गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है। गंगा किनारे की ये तो आम समस्या है और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी पानी स्वच्छ नहीं हुआ, है ना। और गंगा दूषित हो गई। और भी कई ऐसी नदियां हैं जो प्रदूषण के स्तर पर पहुंच गई है, चाहे वो यमुना हो, अन्य प्रकार की नदियां हो, आप देख सकते हैं। तो उसे भूमिगत पानी दूषित हो गया है जो सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। अब सोचो 25 लीटर में आपका गुजारा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की जन सुविधा है, हाई कोर्ट के माध्यम से आपको प्राप्त हुई। और जो भी योजनाएं हैं तो वो जन सुविधा के तहत ही आती हैं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी है जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था, इसीलिए बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज भी अनिवार्य चीजें, इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। यानी जो योजनाएं सरकार चलाती है, सीधा सा मतलब क्या है? योजनाएं, चाहे वो राशन खाद्यान्न बांटना हो, परिवहन की व्यवस्था करनी हो, सुरक्षा की बात करनी हो, पानी देने की बात करनी हो, स्वास्थ्य की बात करनी हो, विद्यालय की हो, सोलर पंप की व्यवस्था की बात हो, ये भी योजनाएं चल रही हैं। तो ये सब क्या है? सब जो सुविधाएं हैं। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? मसलन अगर गांव के स्कूल बना दिया जाए तो उसे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। उसको किसी आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार एक क्राइटेरिया निश्चित कर देती है। जैसे बहुत सारी पेंशन योजनाएं हैं जिसमें सरकार ने एक क्राइटेरिया बनाया है, कब किसी में 18 से 40 साल, किसी में 18 से 50 साल। जैसे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है तो उसे अपनी कुछ जो भी इनकम होगी उसका कुछ सेव करना पड़ेगा, उसके माध्यम से उसको 70 साल या 60 साल 65 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी। तो कुछ योजनाओं में क्राइटेरिया निश्चित कर दिया जाता है। यहाँ पर क्राइटेरिया निश्चित, जो सामूहिक इस्तेमाल की सुविधाएं होती हैं उनमें क्राइटेरिया नहीं होता, वो सभी के लिए होती हैं। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। आप सबके घर में बिजली आती है, कैसे आती है? आप उसकी बिल देते हैं, लेकिन वो कैसे आप तक पहुंचती है? किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं जो समरसेबल पंप होते हैं। लोग बिजली से चलाने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। तो ये सारी जन सुविधाएं हैं। अब सरकार की क्या भूमिका होती है? चूंकि
जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। यानी कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिस पर जन सुविधाओं की जिम्मेदारी हो। जब राजवाड़े होते थे, राजा का शासन होता था, तो जब सूखा अकाल वगैरह पड़ता था तो राजा क्या करता था, या तो लगान माफ कर देता था या लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराता था। तो जो भी शासन व्यवस्था के ऊपरी पायदान में है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जनता की जो भी सुविधाएं हैं उनको पूरी करें। इसी तरह एक क्लास पढ़ लेते हैं, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है। ये आर्टिकल 21A में निहित है और ये 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2 के माध्यम से। इसमें क्या कहा गया है, जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु का है उसे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लेने का अधिकार है। उसके माता पिता, है ना, वो प्रतिपाल या जो उसका रखरखाव कर रहा है, उन सभी को यह आदेश मिलता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसका पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं के निष्कर्षों यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। SC और ST के बीच में तो काफी असमानता है। वो सारी चीजें हम सोशल जस्टिस वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अब देखो सरकार की क्या भूमिका होती है। सरकार की भूमिका, सरकार हमें 3 चीजें तो आराम से देती है। देखो, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की। अन्य जिम्मेदारियां, रोजगार, अगर रोजगार नहीं है, सम्मान से जीवन करने की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारी जिम्मेदारी सॉरी सरकार की होती है। तो उसी तरह जो भी जन सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर आती है। तो यह जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, सरकार के ऊपर, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। आइए देखते हैं, हम देख चुके हैं। देखो, हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, वो 2 प्रकार का है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलते हैं। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है कैसी है, ना तो पूंजीवादी है ना तो समाजवादी है। जो हमारी व्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित है। मिश्रित का मतलब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सरकार की भूमिका प्रमुख रूप से है और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां प्राइवेट, यानी दोनों के अस्तित्व, सरकार, निजी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ मिल करके काम करते हैं। अब जैसे बाजार में एक कमीज आपने अध्याय को पढ़ा था, तो इसमें सबसे ज्यादा काम किसका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा काम है कंपनियों का, प्राइवेट कंपनी का। लेकिन जो MSP था, MSP की जिम्मेदारी किसकी थी, वो किसानों के लिए होता है, तो वो जिम्मेदारी सरकार की थी। ठीक है, उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने, मलेरिया रोधी अभियान चलाने। आप सबने देखा होगा कि जब भी बारिश वगैरह होती है तो नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के लोग नालियों को साफ करने के लिए आते हैं, तो वो व्यवस्था कौन करता है, भाई सरकार ही तो करती है ना। कंपनी को मुनाफा हो सकता है, फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस कामों में दिलचस्पी नहीं लेती, और कंपनियां इस कामों में दिलचस्पी क्यों लेंगी। लेकिन स्कूल, अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाएं हैं जहां निजी कंपनियों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये इनकम के बहुत बड़े सोर्स हैं। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते ही होंगे, पढ़ा होगा, कोचिंग वगैरह में पढ़ते होंगे। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिली होती तो क्या मुझे कुछ पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती, नहीं पड़ती। अगर आपको बेहतर शिक्षा मिली होती तो आपको ये सब करने की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। उसी तरह अगर आपको बेहतर स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मिले, बेहतर इलाज सरकारी अस्पतालों में मिले, तो क्या प्राइवेट अस्पतालों में आप जाना चाहेंगे, नहीं। वहाँ की सिस्टम को देख करके आपको महसूस होता है कि नहीं यार, यहाँ तो बहुत बेहतर तरीके से इलाज नहीं होगा, और सरकारी लोग वैसे भी कम ध्यान देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा इलाज अगर हो सकता है तो वो सरकारी इलाज में ही होगा। आगे बात समझ में। हमारे पास इस हादसे से बहुत सारे उदाहरण। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके पास कई जगह पर निजी कंपनियों में टैंकर, सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उनका खर्चा उठा पाते हैं। यानी जो आम लोग हैं, यानी गरीब लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, वो इन सुविधाओं को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो वही गंदा पानी पीने के लिए अभ्यस्त हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, टंकियां बनाती हैं शहरों में और
सप्लाई के माध्यम से पानी की व्यवस्था करती हैं, है ना। हर घर जल, है ना, एक टैग लाइन है ना, हर घर जल। और किसानों के लिए टैग लाइन है एक बूंद ज्यादा फसल। तो इस तरह की टैग लाइन क्यों चलाती हैं कि लोग समझे कि पानी का कितना महत्व है। ठीक है, अगर स्वच्छ जल उपलब्ध होगा और किन कीमत पर, अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध होगा तो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। अगर मान लिया महंगा होगा तो कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे, तो लोग गंदा पानी ही पियेंगे। जितना खर्च करेंगे लोग उनके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह है होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे उनका सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। और जब सम्मानजनक जीवन से वंचित होंगे तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, जो आपका अधिकार है। तो यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। तो जन सुविधाओं के संबंध में लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज है। जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे आपको कोई ब्रांडेड शर्ट नहीं दिया जाएगा या पैंट नहीं दी जाएगी, आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कपड़ा दे दिया जाएगा या शर्ट दे दिया जाएगा सस्ती कीमत वाला, आपको ब्रांड नहीं दिया जाएगा। उसी तरह आपको चार पहिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, आपको परिवहन उपलब्ध करा दिया जाएगा, सार्वजनिक परिवहन, कि आप इससे यात्रा करें, कम कीमत पर आपकी यात्रा हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आपको स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। आपको स्वास्थ्य के माध्यम से, जैसे आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत 5 लाख का बीमा कर दिया गया है कि आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं, है ना। और भी कई सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लोग अपना इलाज कराते हैं। तो उस तरह की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो आपकी पूरी होंगी। आपको शिक्षा के लिए आपको फ्री विकल्प हैं सरकारी कॉलेजों में, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन शिक्षा चाहिए तो आपको प्राइवेट की तरफ मुख करना पड़ेगा। उसी तरह आपको 4 पहिए खरीदना है तो आपको अपना पैसा वेस्ट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या कहा गया है, किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वह इन सुविधाओं का इंतजाम हो वहां पर, ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वो देश के सभी लोगों को प्राप्त है, यानी आर्टिकल 21 की बात हो रही है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। अब यहाँ एक कहानी दी गई है, सरकार को जन सुविधाओं से पैसा कहाँ मिलता है भाई, टैक्स से मिलता है। सीधी सी बात है। सरकार, आप सुनते होंगे, सरकार ने संसद में बजट पेश किया और बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। जो आपका आता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, आर्थिक समीक्षा, बजट, ये सारी चीजें आते हैं, उसमें सारा ब्यौरा रखा जाता है। उसमें 3 तरह की चीजें होते हैं, पिछले साल का, है ना, उसके पिछले साल का, यानी ये एकदम फिक्स जो भी चीजें हुई होती हैं इनमें अनुमान आधारित होता है। और नेक्स्ट ईयर की योजनाएं जो चलनी होती हैं उनके लिए खर्च का ब्यौरा दिया जाता है। इन योजनाओं पर इतना खर्च करना है, इतना धन यहाँ से आना चाहिए, वो सारा ब्यौरा पेश करती है बजट, उसे बजट कहते हैं। सरकार, बजट में सरकार को इस बात का ऐलान करना पड़ता है कि वो अगले साल योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को लोग तक पहुंचाने, पाइपलाइन बिछाने, सफाई करने, आखिरकार गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार के इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके, यानी फीस वसूल करके पूरा किया जा सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आई होप आपको ये चीजें, तो जन सुविधाएं आप समझ रहे होंगे। जन सुविधाएं क्या होती हैं, वही कर रहे हैं, क्यों होती है। तो सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने वाले ठेके कंपनियां, जैसे सड़क बनाने के लिए अब तो रेलवे स्टेशन भी प्राइवेट कंपनियों को कुछ रेलवे स्टेशन दिए गए हैं ताकि सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। तो सरकार कभी कभी प्राइवेट कंपनियों को भी हायर कर सकती है। जैसे दिल्ली वगैरह में बिजली के लिए प्राइवेट कंपनी आ चुकी हैं, है ना। नई यूपी, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल काम कर रही है। वैसे सरकारी कंपनियां काम करती रहती हैं, है ना। जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो वो ज्यादातर काम करती हैं। वो चाहे नवरत्न कंपनियां, एनटीपीसी वगैरह हैं। लेकिन कहीं कहीं पर प्राइवेट कंपनियां बिजली खरीद करके क्या करती हैं, लोगों को पहुंचाते हैं, तो उसके एवज में वो पैसा लेती हैं। जैसे डीजल पेट्रोल आप खरीदते हैं तो उस पर सरकार सब्सिडी दे देती है और प्राइवेट कंपनियां उसको बेचती हैं। कुछ पीएसयू हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो
तो दिल्ली में बिजली वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अब जैसे में दिल्ली में 100 यूनिट तक बिल माफ है, तो इसका मतलब है जो इन कंपनियों को जो पैसा होगा वो कौन देगी? राज्य सरकार वहां की देगी। भाई कुछ देखो, योजनाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अगर सेक्टर वाइज देखें, जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, ठीक है, और एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित होती है, या केंद्रीय योजना इसको बोलते हैं। तो केंद्रीय योजना में राज्य सरकारों को कुछ वहन करना पड़ता है, जैसे 60:40 के अनुपात में। और जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है इसमें 100% जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार खर्च करती है। दूसरी राज्य स्तरीय योजनाएं होती हैं जो राज्य चलाती है, उसमें पूरा पैसा क्या करती है? राज्य अपने बजट से देती है, राज्यों का भी जो बजट होता है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 100% पैसा कौन खर्चा करता है? केंद्र सरकार करती है। और केंद्रीय योजनाएं, ठीक है, जो सीधे सीधे केंद्रीय योजना है उसमें 60:40 का अनुपात चलता है। पूर्वोत्तर भारत के लिए 90:10 हो सकता है, और नॉर्थ राज्यों के लिए जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, गरीब राज्य हो गए, तो वहां भी 90-100 के अनुपात में चलता है। और राज्य स्तरीय योजनाओं में राज्य पूरा पूरा पैसा देता है ना। जैसे आयुष्मान भारत योजना है तो उसमें 60% सरकार देगी, राज्य केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकारें देंगी। तो उसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जो दोनों लोग मिलकर चलाते हैं। आपको ऐसा लगता है जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए? इस बिल्कुल होनी चाहिए, टैक्स वही लेती है तो और कौन देखेगा? इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवाया जा सकता है, लेकिन करवाया जाएगा, लेकिन निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए काम करती हैं, तो आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे? आपने घर के पानी के बिल देखे, पता लगाएं कि इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी की ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही होता है, जब भी किसी चीज की कीमत बढ़ाई जाती है तो उसका ये माना जाता है कंजम्पशन कम होगा, और जब कंजम्पशन कम होगा तो उसकी, भाई पानी जितना कम यूज करोगे तो हमारे फ्यूचर के लिए तो लाभदायक है। अभी आप सार्वजनिक परिवहन देख सकते हैं, बस देख सकते हैं, इधर मेट्रो है ना। काफी शहरों में मेट्रो वगैरह आ गई है, लंबी दूरी की यात्राएं कम समय में होने लगी हैं। उसी तरह ट्रेन है, परिवहन है। तो ये भी क्या है? जन सुविधा। बात समझ में आ गई? ये भी किसी योजना के तहत ये आप लोगों के लिए मिला है, सरकार बजट एलोकेशन करती है। अब चेन्नई में पानी की आप और देख लो, पथरीला एरिया है, कैसे पानी की व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। किसानों से पानी छीनना, पानी की कमी से निजी कंपनियां मुनाफे के लिए रास्ते खोल दिए। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं, जैसे बोतल बंद पानी आपको मिलता है। बात समझ में आ गई? तो ये स्थिति भी है पानी की कमी के लिए। क्या है? ये भी स्थितियां जिम्मेदार है। फिल्ट्रेशन के माध्यम से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब विकल्पों की तलाश, मान लिया पानी की व्यवस्था नहीं है तो सरकार क्या करेगी? दूसरे हिस्सों से पानी की व्यवस्था दूसरे हिस्सों में कराएगी। जैसे मान लिया पूर्वोत्तर भारत में गेहूं नहीं होते, तो सरकार जो एमएसपी पे गेहूं खरीदती है, जब जो रिमोट एरियाज होते हैं उनको वहां बेचती है। तो सरकार का काम है ये। तो एफसीआई क्या करती है? जो उनकी रसद की दुकान है उन पे वो खुद भेजेगी, तो ट्रेन के माध्यम से, है ना, प्लेन के माध्यम से। जैसे देखा होगा जब कभी आपदा आती है तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, है ना, रेलवे के माध्यम से क्या किया जाता है? लोगों को रसद पहुंचाई जाती है, उनको बेहतर व्यवस्था की जाती है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। तो सुविधाएं जो है ना वो इसी प्रकार दी जाती हैं। और कभी कभी होता है कि पानी कम कर दिया जाता है। अब जैसे पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति, ब्राजील का एक शहर है, शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं। अब देखो गरीब लोग सिर्फ भारत में नहीं है, ब्राजील में भी हैं। मूवी वगैरह में जो दिखाते हैं ना, ब्राजील में सबसे चरस, वहां भी बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, और देश के, विश्व के हर कोने में गरीब लोग बसे हुए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ से सुमृत्यु दर बहुत कम है, यानी बच्चों की मृत्यु कम होती है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। अब देखो वहाँ छोटा देश है तो वहां पर क्या किया गया? बेहतर व्यवस्था कर दी गई। और हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो व्यवस्था करने में थोड़ा टाइम जाता है। और फिर मान लिया 100 लोगों की व्यवस्था करनी है, आदमी एक है तो भी टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है।
शिशुमृत्यु गिरावट के पीछे सबसे बड़ा यह कारण है कि पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीब केवल आधी कीमत ले जाती है। यानी कीमत तो जो मान लिया 10 रुपए कीमत है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उससे क्या किया जाएगा, 5 रुपए ही लिए जाएंगे। जैसे अपने यहाँ राशन कार्ड है, राशन कार्ड में 3 तरह के, एक सफेद होता है, एक पीला होता है और एक होता है गुलाबी। ये अंत्योदय राशन कार्ड होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सस्ती दर पर या फ्री में अनाज मिलता है। पीले कार्ड में क्या होता है, इसमें एपीएल इनको बोला जाता है शायद, एबव पॉवर्टी लेवल, तो इनको सबसे ज्यादा रेट में, और ये मिडिल वाले होते हैं, इनको गुलाबी और पीले के बीच में रखा जाता है। ये होते हैं बीपीएल मूल रूप से, लेकिन ये थोड़ा सा इधर उधर करके ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उसी तरह जैसे अपने यहाँ पर क्या किया जाता है, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें देखते होंगे कि जनरल को फीस, मान लिया कोई फॉर्म है जिसकी कीमत 500 रुपए है, तो जनरल के लिए 500, ओबीसी के लिए मान लिया 450 कर दिया, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 कर दिया, एससी के लिए क्या कर दिया, 200 रुपए कर दिया, एसटी के लिए क्या कर दिया, 150 रुपए ही कर दिया, महिला के लिए 0 कर दिया। तो ये जन सुविधाएं हैं, गरीबी के स्तर के हिसाब से या वनरेबल सेक्शन के हिसाब से इनको कर दिया जाता है। जहां जहां निजी कंपनियों को जलापूर्ति सौंपी जाती है वो इनका कोलंबिया वगैरह, भारत में सरकारी विभागों, जल विभाग हैं जो आपके आसपास काम करते हैं, उनके माध्यम से काम होता है। उसी तरह रेलवे को देख सकते हैं, जो आपके मेमो चलती हैं, मेमो का मतलब वो जो लोकल चलती हैं, ठीक है, वो 200, 250, 65, है ना, तो वो दिन रात यात्रा कराती रहती हैं। जैसे दिल्ली में मेट्रो काम करती है। अब स्वच्छता संबंधी विस्तार, एक शौचालय के लिए है। जैसे एक जन सुविधा और आई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों की, कि कोई भी खुले में शौचालय नहीं करेगा। ओडीडी प्लस प्लस, ये सारे टैग दिए जाते हैं गाँव को स्वच्छता मुक्त। अब निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको जो भी गरीब आबादी है, वो जो सुविधाएं दी जाती हैं उन्हीं को हम जन सुविधा कह सकते हैं, या सभी को सामूहिक रूप से। जैसे सरकारी अस्पताल में जाओगे, काफी सारे लोगों का इलाज मुफ्त भी हो सकता है जिनके पास वो आयुष्मान भारत कार्ड होगा। अन्य लोगों से बहुत छोटी कीमत वसूल की जाती है, उसको फीस के रूप में हम मानते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें की जा सकती है। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है, यानी बेसिक नेसेसिटी। आपको बंबई जाना है तो आपको हवाई जहाज से नहीं भेजा जाएगा। आप अगर गरीब व्यक्ति हैं तो आपको रियायती दर पर रेलगाड़ी से भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको, अब बहुत इमरजेंसी है तो किया जा सकता है। उसी तरह आपको ऐसा नहीं पिज्जा बर्गर खिलाया जाएगा। आप गरीब हो तो आपको सस्ती दरों पर राशन की दुकानों से मिल जाएगा, है ना। तमिलनाडु है ना, और भी राज्य, देश के कई हिस्से हैं जहां पर मुफ्त में कैंटीन में खाना मिल जाता है। तो ये सारी चीजें मुहैया हो जाती हैं, लेकिन हाँ, उनकी एक कीमत होती है, कीमत काफी नॉमिनल सी होती है। बात समझ में आ गई। तो जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजों का आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट दिया गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी है कि यह बनती प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराएं। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति, ऐसा नहीं है प्रगति नहीं हुई है, ठीक है। मान लिया हमें 100 तक जाना चाहिए था तो हम 50 तक तो पहुंचे हैं, लेकिन 50% अभी भी कम है। उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा, जो करप्शन है उसको दूर करना पड़ेगा। ये दूर हो गया तो अपने आप चीजें बदल जाएंगी। तो आपूर्ति में कमी है, वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों, बड़े शहरों के मुकाबले कस्बे और गांव में इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति बेहद कमजोर है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और निजी कंपनियों के हाथ में अगर ये सारी चीजें दे देंगे तो क्या होगा, समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके समाधान के लिए महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के प्रत्येक नागरिकों को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे सुविधाएं समता परक ढंग से मिलनी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का मानना था कि अंतिम, यानी लाइन में अंतिम पंक्ति में और अंतिम व्यक्ति तक सब बराबर सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। अगर 1 रुपया पहले व्यक्ति को मिला तो जो सबसे लास्ट में खड़ा हुआ है ना, उसको भी 1 रुपए मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो आपको जन सुविधा वाला चैप्टर कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। अब अभ्यास प्रश्न हम देख सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है?
कम इसलिए है क्योंकि निजी हाथों में जाएगा ना तो महंगा हो जाएगा। जैसे आप किनली, है ना, एक्वाफिना और बिस्लरी वगैरह की बोतल देखते हैं 20 रुपए की मिलती है आपको। 20 रुपए में पानी कितना मिलता है? 1 लीटर। तो इतना पानी, अब मान लिया किसी व्यक्ति को 45 लीटर पानी की व्यवस्था होगी, अगर दर्ज के हिसाब से भी देखा जाए, अगर मान लिया किसी व्यक्ति को पर डे या किसी परिवार को पर डे 45 लीटर पानी की व्यवस्था हो, उसे चाहिए, और 10 रुपए के हिसाब एवज में दिया जाएगा तो 450 का तो पानी हो जाएगा। तो इसीलिए निजी कंपनियां क्या करेंगी? वो अपने लाभ के लिए काम करेंगी, वो फालतू थोड़ी है। ठीक है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि 45 रुपए में ही ये पानी दिलवाते हैं, 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर ठंडा पानी उपलब्ध है नॉमिनल फीस पे, 5 रुपए 10 रुपए में। क्या आपको लगता है चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको पानी ठीक से उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों को तो बेहतर तरीके से उपलब्ध है, कुछ लोगों को पैसा खर्च करके पानी उठाना पड़ता है। नगर निगम, नगर पालिका क्या करती है? पानी के टैंकर के बाद बेचती है। और सभी लोग पानी का खर्च नहीं उठा सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, सुविधा विहीन है ना, तो उनके लिए सरकार व्यवस्था करती है। किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ा? पानी की कमी हो गई। गंदा पानी पीने के लिए क्या करेंगे? बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने विरोध कर सकते हैं सरकार के बारे में। सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है, रोक लगा सकती है, या तय कर सकती है कि नहीं, इतने से ज्यादा पानी नहीं ले सकते और उसका मुआवजा गांव को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर निजी अस्पताल, निजी स्कूलों, ग्रामीण कस्बे इलाके बड़े शहरों में होते हैं? क्योंकि यहाँ इनकम जहाँ ज्यादा होगी। भाई शहरों में क्या है, इनकम के सोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर निजी अस्पताल, स्कूल चल जाते हैं। गांव में इनकम के सोर्स कम है भाई, या तो एग्रीकल्चर या लेबर या छोटा मोटा धंधा करके काम चलाते हैं, छोटी मोटी दुकान करके, तो वहां पर इनकम के सोर्स लो हैं। तो प्राइवेट वगैरह वहां क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर उनको भाई लाभ कमाना है, तो उतना ज्यादा लाभ कहाँ मिलेगा। लेकिन शहरों में उनको लाभ ज्यादा मिल जाता है। क्या आपको लगता है हमारे देश में जल सुविधाओं के वितरण में पर्याप्त और निष्पक्ष है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में, कुछ राज्यों में पानी तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर पानी की बहुत खराब व्यवस्था है। अपनी बात के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं कोई, आप आसपास एरिया का या कहीं के दे सकते हैं। आपको एग्जाम्पल वो देना है ना जो सबकी नजर में आए। मान लिया एग्जाम्पल ने, एग्जामिनर ने वो गांव का नाम नहीं सुना जिस गांव का आपने उदाहरण के तौर पर जिक्र किया है, तो दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा टारगेट वो चीजें चुने, हमेशा पेपर में आती रहती हैं, तो वही आपको चीजें चुनना है जो फोकस में हो। अपने इलाके में पानी, बिजली, कुछ सब जन सुविधाओं को देखें, उनमें क्या सुधार की गुंजाइश है? लाइट कम आती होगी, पानी ठीक से नहीं आता होगा, है ना, लाइट के तार टूट जाते होंगे तो 4-4 दिन बनते, यही कमी है। इनके दूर करने के लिए आपको क्या सुझाव देने चाहिए? अब वो सारी चीजें दिए गए हैं। क्या आपके इलाके में सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं को समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? ना भाई, पानी तो ज्यादातर लोग पी सकते हैं, बिजली भी लगभग लोगों के, अब जब से उज्ज्वला योजना आ गई है, सौभाग्य योजना आ गई है ना, तो इनके माध्यम से सड़क परिवहन तो सभी लोग यूज करते हैं। सार्वजनिक परिवहन भी लगभग सभी लोग इकट्ठे कर यूज करते हैं। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जैसे पानी है, बिजली है, तो सभी लोग समान रूप से यूज नहीं कर पाते हैं। जनगणना के साथ कुछ सब आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, और ये सारी जो चीजें होती है ना जनगणना करने के साथ इकट्ठा कर ली जाती हैं। का काम कब और किस तरह किया जाता है, शिक्षक से चर्चा करनी है तो प्राइमरी के शिक्षक वगैरह करते हैं। निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय है ना, पर बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिव एजुकेशन है, प्रोडक्टिव लर्निंग है, वो कम मिल रही है। पैसा ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है, कोई जाना नहीं चाहता, तो मतलब बुरे वचन पे अड्डे बनते चले जा रहे हैं। तो उसमें आपकी राय में क्या असर हो सकता है, चर्चा करना है। क्या निजीकरण कर देना चाहिए शिक्षा का, या उसको और बेहतर प्रयास करने चाहिए? तो हमारे हिसाब से उसको और बेहतर प्रयास करने चाहिए। अब स्वच्छता कंपनी क्या है, सार्वभौमिक पहुंच क्या है, मूलभूत सुविधाएं क्या है, जैसे भोजन, पानी, आवास, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी जरूरतें जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इनके बिना व्यक्ति के जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जीवन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा अगर ये चीजें नहीं मिली। अगर किसी को सांस लेने से रोक दिया जाए, उसका गला दबाओ, नाक दबा दो, मर जाएगा। तो क्या है, उसको जिंदा करने रहने के लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो बेसिक नेसेसिटीज है।
जैसे कपड़ा, थोड़ा बहुत तो कपड़ा होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सफाई, गंदगी में नहीं दीपन वेपन हो पाएगा। अगर मान लिया बीमार आजार हुआ तो स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा सुविधाएं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के लिए, बेहतर जिंदगी, अपने आप को बेहतर इंप्रूव करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार उपलब्ध कराए। ठीक है? तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आप हमें जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनकी भी जो भी ये सारी चीजें उनकी समझ के बाहर हैं वो सारी चीजें समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को ज्यादा लोगों में शेयर करें, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि नहीं कौन सा टॉपिक में आपको कम समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, और इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।